नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 की शुरुआत बिहार की खबर के साथ हम कर रहे हैं। बिहार के नए मंत्री खुर्शीद आलम ने जय श्री राम के नारे क्या लगाए, इस्लाम से निकालने का फतवा जारी हो गया, हो हंगामा हुआ, लेकिन बाद में खुर्शीद आलम ने माफी मांगी। बिहार में नीतीश सरकार में इकलौते अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद आलम ने विश्वास मत के बाद जय श्री राम के नारे क्या लगाए, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन बवाल थमा नहीं है। ये नीतीश कुमार के वो मुसलमान मंत्री हैं जिन्होंने जय श्री राम का नारा तो बुलंद किया, लेकिन फतवे के बाद उनके हाथ माफीनामे में जुड़ गए हैं। नीतीश के विश्वास मत के बाद विधानसभा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम को जय श्री राम का नारा क्या याद आया, फतवे के फंदे में उनकी सांसें घुटने लगीं। इमारत शरिया ने फतवा जारी करके उन्हें इस्लाम निकाला सुना दिया तो हिचकोले खाते वो मुख्यमंत्री दरबार तक जा पहुंचे और नीतीश की बैठक के बाद माफी मांगनी पड़ी। इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, तो वैसे हालात में तो भाई राज्य हित में, जनहित में जो है माफी मांगना मुनासिब है। अगर मैं लीडर हूं, सियासत करता हूं, तो ये समझ मेरे को है। धर्म, मजहब, विचार से ऊपर उठकर खुर्शीद आलम ने देश की गंगा जमनी तहजीब को पेश किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि चंद लफ्जों को फतवे में कैद कर दिया जाएगा। इमारत शरिया ने फतवे में तो उन्हें और उनके परिवार तक को सजा सुना दी। कहा कि खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद इस्लाम से खारिज और मुर्तद हैं, उसकी पत्नी उसके निकाह से बाहर हो गई है। ऐसे व्यक्ति पर दोबारा ईमान कबूल करना एवं दोबारा निकाह करना और तौबा व इस्तिगफार करना आवश्यक है। अब फतवे के बाद मंत्री महोदय को माफी मांगनी पड़ी तो फतवा जारी करने वालों को सुकून मिला। क्या ये बदली सियासत का तकाजा है कि महाराष्ट्र में एक मुस्लिम विधायक से बीजेपी के नेता जबरन वंदे मातरम कहलाने पर तुल जाते हैं और पटना में जय श्री राम कहने वाले मुस्लिम मंत्री को धर्म के सामने अकेला छोड़ दिया जाता है? नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि लालू से अलग होकर बीजेपी का दामन थामना उनके मुसलमान वोटरों पर खासा असर डालने वाला है और इस ताज़ा विवाद ने उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब देखना यह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अगला कौन सा कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो अभी ये विवाद थम नहीं रहा क्योंकि नीतीश कुमार से मिले खुर्शीद आलम मंत्री और उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या मुसलमान वोटों की वजह से नीतीश कुमार ने माफी मांगने के लिए कहा? रुख अगली खबर का। गुजरात का बनासकांठा भयावह बाढ़ की चपेट में है और यहां से कांग्रेस के 6 विधायक बेंगलुरु में शरण लिए हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित जनता के बीच न होकर विधायक कर्नाटक के रिसोर्ट में क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने जवाब दिया कि दूसरों की पार्टी में तोड़फोड़ के बजाय बीजेपी सरकार जनता पर ध्यान देती तो 142 लोगों को मौत से बचाया जा सकता था। विपदा सिर्फ गुजरात के बाढ़ग्रस्त इलाके में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायकों पर भी राजनीति की आफत टूटी है। ऐसी आफत कि वो सूबे को छोड़ बेंगलौर में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बेंगलौर के ईगल्टन रिसोर्ट में कांग्रेस के 44 विधायक जमे हुए हैं। आज आरोपों की फहरिस्त के साथ वो मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त करने के लिए अपनी तिजोरी खोली। पाला बदलने को तैयार हर कांग्रेसी विधायक को 15-15 करोड़ का ऑफर था। मेरे एक आदिवासी विधायक को गाड़ी में बिठा के ले जाता है, आओ अमित शाह को मिला दें, टिकट पक्की, 15 करोड़, चुनाव का खर्च। वहां से मेरा विधायक भाग के निकल के बस में बैठ के सूरत पहुंचते हैं, मोबाइल बंद रखते हैं। आनंद चौधरी दूसरे विधायक को बुलाते हैं। इधर बाढ़ग्रस्त इलाके में कांग्रेस के विधायकों के गायब रहने पर बीजेपी ने चुटकी ली, पर बीजेपी के इस तंज का जवाब तंज से ही मिला। कांग्रेस बोली 142 लोगों की मौत न हुई होती अगर सरकार तोड़फोड़ की जगह लोगों को बचाने में ध्यान लगाती। भाजपा की पूरी गुजरात की सरकार वहां पे बाढ़ आई थी, उसकी चिंता नहीं। लोग मरे तो मरे, कांग्रेस को तो कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में, डराने में भाजपा सरकार लगी थी और मेरे विधायक उस बाढ़ के बीच में थे।
कांग्रेसी विधायकों को भी आज मीडिया से बात करने की आजादी थी। सबने एक सुर में बीजेपी पर निशाना साधा। बहरहाल कांग्रेस ने शनिवार को ही चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल कर गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी की ओर से सत्ता और अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इस आरोप पर गुजरात सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। बनासकांठा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ पहुंचे। वहां अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ता सोनू यादव के घर पर खाना खाया। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी थे। बीजेपी प्रभारी उत्तर प्रदेश के ओम माथुर भी साथ थे। सभी ने सोनू के घर खाना खाया। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी यादव समुदाय को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि समाजवादी पार्टी में सेंध लगाई जा सके। विपक्षी खेमे में सेंध लगाकर यूपी की सियासत में खलबली मचाने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज वो किया जो अखिलेश यादव को जरूर चौंका गया होगा। बीजेपी अध्यक्ष अपनी पार्टी के आखिरी कतार में खड़े कार्यकर्ता के घर भोजन करने पहुंचे। जिस कार्यकर्ता को इस सौभाग्य से नवाजा गया उसका नाम है सोनू यादव। अमित शाह सोनू यादव के घर पहुंचे, परिवार के लोगों से मुलाकात की, जमीन पर बैठकर भोजन किया। साथ में मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सभी मौजूद थे। इस बार किसी दलित के बजाय पिछड़े वर्ग के घर खाना खाने का फैसला ये साफ कर गया कि पार्टी पिछड़े वर्ग को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। पहला ऐसा दौरा है जब वो एक खास समुदाय के घर गए हैं, क्योंकि अब तक इनकी इस यात्रा में किसी न किसी दलित के घर जाया करते थे अमित शाह, लेकिन लखनऊ में सोनू यादव जो कि उनका कार्यकर्ता है उसके घर आए हैं। उसके घर उन्होंने दिन का लंच लिया है। तो ये एक सियासी कह सकते हैं कि नया सियासी दांव हो सकता है बीजेपी का। अमित शाह की मौजूदगी से बीजेपी कार्यकर्ता और मेजबान सोनू यादव का चेहरा भी चमक रहा था। वो खुश हैं, परिवार के लोग खुश हैं, आसपास के लोग भी खुश हैं। हो भी क्यों ना, आखिर अमित शाह उनके घर जो पधारे। हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो पहली बार कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। हम बहुत ही खुश है, मेरा पूरा गांव खुश है, हर भाई मेरा खुश है, सब लोग। लगता है सियासी दौरे से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नजर अब विरोधियों के कोर वोट बैंक पर टिक गई है। दलितों के एक वर्ग और ओबीसी के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के वोट बैंक माने जाने वाले यादवों की सेंधमारी की कोशिश में है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में भीषण बाढ़ के बीच लोगों को बचाने और सुरक्षित जगहों पर ले जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसा ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन बनासकांठा में चलाया गया, जिसमें वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने छत की रेलिंग पर संतुलन बनाकर एक जरूरतमंद को बचाया। हालांकि अभी भी राज्य में हजारों लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर की पहली झलक उभरते ही बाढ़ के बीचों बीच फंसे लोगों के चेहरे खिल गए। सबने राहत की सांस ली। आसमान में एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। नीचे छत पर खड़े लोग हाथ हिलाकर इशारे कर रहे हैं। इशारे को पहचान पायलट ने हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन छत से अब भी काफी ऊंचाई पर उसके पंखे घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर में किडनी के एक मरीज को डायलिसिस के लिए ले जाना है, लेकिन हेलीकॉप्टर यहां उतारना मुमकिन नहीं। आसपास बाढ़ का पानी है। इसके बाद पायलट ने जो किया हैरत अंगेज है। पायलट धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को नीचे लाता गया जब तक छत की रेलिंग से उसकी दूरी महज 10 फुट नहीं रह गई। या कहें कि पायलट ने चीता हेलीकॉप्टर को छत की रेलिंग पर लगभग उतार ही दिया और इसी बीच लोग मरीज को उसमें बिठा देते हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से हालात बदतर हैं। ऐसे में कई जगहों से ऐसे बचाव की अनूठी तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि सेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी तत्परता से लोगों को बचाने में जुटी है। बनासकांठा का रूणी गांव बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। हर तरफ बर्बादी के निशान। गांव में कुछ भी साबूत नहीं बचा। मंदिर या फिर लोगों के घर, सब कुछ तबाह है।
रूणी गांव वो गांव है जहां पर भयंकर तबाही, बाढ़ की त्रासदी लोगों ने झेली है। और इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, ये रूणी गांव का शिव मंदिर है। एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन को मैं बताऊं कि ये जो शिव मंदिर है पूरी तरह से अब खंडहर में तब्दील हो गया है। जो आप ऊपर पूरे इसकी पिलर्स देख रहे हैं, ये सब कुछ पानी में डूब चुका था और अब अंदर कुछ भी नहीं बचा है। गांव में राहत का ट्रक पहुंचा नहीं कि लोगों की बेबसी दिखने लगी। किसी को राशन चाहिए तो किसी को कपड़े, पर इसे सरकारी मदद समझने की गलती मत कीजिए। ये इंतजाम निजी संस्थाओं ने किया है। अभी तक यहाँ से सरकार से कोई मदद नहीं मिली है अभी, और प्राइवेट संस्था वाले लोग अभी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा घर तबाह हो गया है, पूरा गांव तबाह हो गया है। यहाँ तंत्र की तरफ से कोई भी कुछ भी मिला नहीं है। प्राइवेट संस्था वाले लोग हैं वो राहत सामग्री दे रहे हैं। जहां बाढ़ का पानी उतर गया वहां हालात और खराब हैं। किसानों के घरों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अनाज तो बर्बाद हुआ ही, मुश्किल से सहेजे हुए घर के सामान भी नहीं बचे। पानी आया तो सीधा पूरा गांव को, पूरे खेत को, सबको नष्ट कर दिया। यहाँ पीछे जो रह रहे हैं सब जो मजदूर लोग हैं, उनका घर, उनकी सामग्री वो नीचे हिस्से में थी और पानी का बहाव करने के लिए आपके पास विधायक के लिए 3 दिन के लिए कोई कांटेक्ट नहीं था। उधर मुख्यमंत्री का उड़न खटोला आज फिर बाढ़ग्रस्त इलाके के ऊपर से उड़ान भरा। नीचे जहां तक नजर गई पानी ही पानी। सीएम विजय रूपाणी ने बनासकांठा में 5 दिनों तक कैंप करने का फैसला लिया है। सरकार के मंत्री और अफसर भी बनासकांठा और पाटन में कैंप करेंगे। त्रासदी का अंदाजा लगाइए। गुजरात में बाढ़ग्रस्त इलाके में 142 लोगों के मारे जाने की खबर है। अकेले बनासकांठा में 46 लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार के साथ साथ सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद में जुटी है। एनडीआरएफ ने 12,000 से ज्यादा लोगों को बचाया है, जबकि 825 लोग एयरलिफ्ट किए गए। सरकार का दावा है कि 80,000 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाके से निकाला गया। बनासकांठा और पाटन से 38,000 लोग बचाए गए हैं। बहरहाल अगर बारिश नहीं थमी तो बाढ़ग्रस्त इलाकों के हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे में अब इंद्रदेव से प्रार्थना ही करनी होगी कि अब उन इलाकों का रुख करें जहां अभी भी सूखा पड़ा हुआ है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांघर और बनासकांठा से श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। इंडिया 360 में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से आई 3 बड़ी खबरों की। जम्मू से एनआईए ने हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी के करीबी देवेंद्र बहल को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। दूसरी खबर पुलवामा से आई, जहां हिजबुल के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। और तीसरी तस्वीर है पुलवामा की, जहां मारे गए इन 2 आतंकवादियों के जनाजे में हिजबुल मुजाहिदीन के एरिया कमांडर जाकिर नायकू को शामिल देखा गया। नायकू ने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में अल-कायदा की मौजूदगी की बात को फैला रही हैं। कश्मीर से एक और बड़ी खबर आई है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का आतंकी कैलेंडर सामने आया है। गिलानी के हस्ताक्षर वाला साजिश का ये कैलेंडर एनआईए को उसी के दामाद अल्ताफ फंटूश के घर से मिला। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत के बाद एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में फंटूश के घर पर छापा मारा था। इस कैलेंडर में सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ धरने प्रदर्शन से लेकर लोगों को भड़काने की साजिश तक का कच्चा चिट्ठा मिला है। आतंक का ये कैलेंडर भले ही पिछले साल का है, लेकिन गिलानी की नीयत नहीं बदली। इस कैलेंडर में बाकायदा 4 अगस्त 2016 से 16 अगस्त 2016 तक का पूरा ब्यौरा है, क्या क्या किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान डे यानी कि 14 अगस्त को विशेष नमाज की बात इसमें लिखी गई और स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को ब्लैक डे बनाने का जिक्र किया गया। काले झंडे लेकर प्रदर्शन हो, मस्जिदों में किया जाए, पाकिस्तान दिवस पर आज़ादी के लिए गाने बजाए जाएं, जम्मू कश्मीर में ब्लैक डे मनाया जाए, काले झंडे के साथ प्रदर्शन हो, औरतों को प्रदर्शन में शामिल किया जाए, मस्जिदों में आज़ादी के गीत बजाए जाएं। ये सब कुछ कैलेंडर, आतंकी कैलेंडर में लिखा हुआ पाया गया। अब एक और बड़ी खबर, कोस्ट गार्ड ने एक जहाज से 1500 किलो ड्रग्स बरामद की। इसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए है। गुजरात के पोरबंदर पर कोस्ट गार्ड के शिप समुद्र पवक और अंकित ने पनामा के एक जहाज को रोका।
ईरान से आने वाले इस जहाज पर हेरोइन की खुफिया जानकारी मिली थी। संदिग्ध जहाज को 27 तारीख को रोका गया और जब तलाशी ली गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। 1500 किलो हेरोइन बरामद की गई और जहाज को भी कोस्ट गार्ड ने जब्त कर लिया है। 8 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ चल रही है। कोस्ट गार्ड के साथ साथ आईबी और कस्टम के साथ दूसरी एजेंसियां भी इन लोगों से पूछताछ में शामिल हैं। स्पोर्ट्स बुलेटिन लेकर बस कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।